नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसओ का, उसमें आए थे। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन देखते हैं और जो है उन पे बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन बेसिकली इस सीरीज का है, वो रिलेटेड है इंसिनरेशन से। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है आपके वेस्ट मैनेजमेंट का। और बेसिकली इस प्रोसेस में हम वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। जब भी हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो हमारे पास में दो मेजर मेथड होते हैं, एक होता है लैंडफिल और दूसरा होता है इंसिनरेशन। तो हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि जब भी आपको ये याद करना हो तो आप याद रखेंगे दिल, डी से डिस्पोजल, एल से लैंडफिल और आई से इंसिनरेशन। कि भाई डिस्पोजल अगर शब्द है आपके क्वेश्चन में तो या तो इंसिनरेशन उसका आंसर होगा या फिर लैंडफिल उसका आंसर होगा। ये मोस्ट कॉमनली दो ही ऑप्शन जो है 99.99% जो है आपके आंसर होते हैं जब आपके क्वेश्चन में डिस्पोजल शब्द आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इन चारों ऑप्शन की बात करें तो उसमें पहला ऑप्शन है कि इट रिक्वायर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारा आंसर नहीं है। इंसिनरेशन तो जैसा कि हमने बताया कि हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न करने का एक टेक्निक है, प्रोसेस है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। हीट जनरेशन, डेफिनेटली हीट जनरेट होती है। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे आप जो है पानी गर्म कर सकते हो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। तो ये एक एडवांटेज हुआ, इसको आप डिसएडवांटेज नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। अगला है लार्ज वॉल्यूम रिडक्शन इन वेस्ट। डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इंसिनरेशन का। हम इंसिनरेट करते ही इसलिए हैं कि आपका जो वेस्ट है उसका वॉल्यूम कम हो सके। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी एडवांटेज है। इट कॉज सेवरल एयर पोल्यूशन, यस, ये हमारा आंसर है। जो आपका इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं आपके सॉलिड वेस्ट बर्निंग की, तो हमारे माइंड में आना चाहिए डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स, जो सबसे ज्यादा आपका एक ये कहिए कि सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट जो है, जो वेस्ट बर्न करने से रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, बेसिकली इसमें आपको केवल और केवल कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके PM10 और PM2.5 से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। PM10 और PM2 पॉइंट से थोड़ा सा जो है इन्होंने टच दिया है क्वेश्चन को। इसके अलावा बिल्कुल कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो इन्होंने कहा है कि आपका क्या है, एक पर्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम है जिसमें PM2.5 का जो है रेशो PM2.5 एंड PM10 का जो रेशो है वो 0.5 से 0.7 हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो आपका PM2.5 है, PM2.5 जो है वो आपका कोरस सॉरी फाइन पार्टिकल आता है। PM2.5 जो है आपका फाइन पार्टिकल होगा और PM10 जो है वो आपका कोरस पार्टिकल होता है। क्योंकि ये क्या बताते हैं, PM2.5 और PM10 ये पर्टिकुलेट मैटर का साइज बता रहे हैं। तो वो पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज जो है आपका 10 माइक्रोन या उससे कम है वो PM10 होते हैं। और वो पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज PM2.5 या उससे कम है वो PM2.5 होते हैं। तो इसीलिए साइड से ही हमें पता चल रहा है कि PM2.5 फाइन पार्टिकल है और PM10 जो है वो कोरस पार्टिकल है। इन्होंने एक रेशियो दिया हुआ है। तो सिंपली PM2.5 डिवाइड बाई PM10, ये जो है आपका पहले कितना है, 0.5 है।
अब ये बढ़ जाता है, तो ये कब बढ़ेगा? ये दो ही वजह से बढ़ सकता है, ये तो PM2.5 ज्यादा हो जाए या PM10 कम हो जाए, तभी ये बढ़ सकता है। तो चारों ऑप्शन में हम देखें तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ कोरस पार्टिकल इज रिमूव्ड, यानी कि PM2.5 बढ़ा नहीं है, PM10 जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन देखेंगे तो पहला यह है कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ कोरस पार्टिकल इज रिमूव्ड। दूसरा ऑप्शन देखेंगे जो है बी, द रेशियो इज नॉट सजेस्टिव टू फ्रैक्शन रिमूवल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो ही गया। एंड बोथ PM10 एंड 2.5 आर रिमूव्ड इक्वली इफेक्टिवली, ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद में दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिन पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिमूव्ड, तो फाइन पार्टिकल होते हैं आपके PM2.5। अगर PM2.5 जो है आपका कम होगा, रिमूव ज्यादा होगा, तो ये रेशो कम होगा। ठीक है, ये रेशो और कम हो जाएगा, परंतु यहाँ पे ये रेशो जो है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब PM10 कम हो रहा है। ये आपका 0.5 से 0.7 हो गया, तो इसका मतलब जो है आपका PM10 कम हो रहा है यहाँ पे, इसी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये जब पिछली बार जब एग्जाम हुआ था आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इनिशियली दिया गया था ओजोन। बाद में जब ऑफिशियल आंसर की आया और उसके बाद में बच्चों ने क्लेम किया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन दोनों को आंसर डिक्लेयर कर दिया गया था। क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका पोलूटेंट जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है फोटोकेमिकल स्मोक में। सिंपली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपका जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसको बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है। तो आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है ये आप सभी लोग जानते हैं। जब आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोकार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो इसका आंसर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। परंतु ये भी सत्य है कि पिछली बार जो है ओजोन भी जो है आंसर था, और ज्यादातर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ओजोन पे लगाएं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे लगाएं। अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हम देखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और ओजोन का हम देखें तो ओजोन डेफिनेटली फोटोकेमिकल स्मोक में एक मेजर पार्ट है, बट क्वेश्चन यही कहता है कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगा। अगले क्वेश्चन में हमें एक गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबसे पहले ड्यू पॉइंट क्या है आपको ये ही पता होना जरूरी है। तो ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसको ड्यू टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, जिसपे पानी जो है, वाष्प जो है, जो एयर में मौजूद है वो कंडेंस हो जाता है। सो कोई भी वो टेम्परेचर जिसपे एयर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स, वेपर्स जो है कंडेंस हो जाएं, वो ड्यू पॉइंट है। तो अगर हम आंसर ढूंढते हैं तो पहले ही नजर में हमें आंसर मिल जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, वाटर इवेपोरेट्स व्हेन एयर इज कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट। तो इवेपोरेट तो नहीं होगा, कंडेंस होगा, है ना। तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है हमें, ए ही हमारा जो है सही आंसर हो जाता है। परंतु दूसरे ऑप्शंस पे अगर हम ध्यान दें और इनको जानने की कोशिश करें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, एडिंग वाटर वेपर टू एयर इंक्रीज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं, इस सेंटेंस से आप जो है
आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इससे आपको क्या पता चल रहा है। तो इसको समझाने के लिए आप जो है छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि आपका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप खुद को इस तरीके से समझाएंगे कि देखो भाई, हमारा जो आज का टेम्परेचर है, अभी का टेम्परेचर है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो है मान लीजिए 18 पे कंडेंस होता है ना, कोई भी टेम्परेचर ले लो, हमने 18 ले लिया। अब क्या होगा अगर आपके एयर में ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपके एयर में वाष्प जो है, ह्यूमिडिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, और एक पॉइंट पे जब ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी, तो कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो 40 हो, 50 हो, 30 हो, उसी पे पानी जो है कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी ह्यूमिडिटी जो है क्या होगी, 100% हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जब आपकी ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो उसी टेम्परेचर पे जो भी वहां उस समय टेम्परेचर है आपका, वो कंडेंस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे वाटर वेपर इंक्रीज हुआ पानी में, तो आपका टेम्परेचर जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 18 था, वो बढ़ के 40 तक भी पहुंच सकता है हमारे इस एग्जाम्पल के अनुसार। ठीक है, मान लीजिए 30% ह्यूमिडिटी पे पानी जो है 18 पे कंडेंस होता है। 50% ह्यूमिडिटी पे, ठीक है, अब पानी जो है ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो अब ये मान लो 25 पे कंडेंस हुआ। जब 80% ह्यूमिडिटी हुई तो वो 30 डिग्री पे कंडेंस होगा, और जब 100% ह्यूमिडिटी पहुंच जाएगी तो 40 पे भी कंडेंस हो जाएगा। तो ये मतलब है दूसरे पॉइंट का। ए हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बताती है आपको लो टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलाव, जैसा कि हमारा ये एग्जांपल अब हमने अभी देखा, स्प्रेड कहाँ तक है, 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 18 तक है। ठीक है, अब जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये कम होगा। ठीक, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी जो है बढ़ रही है, ये स्प्रेड कम हो रहा है। जैसे हमने देखा कि भाई 30% ह्यूमिडिटी है तो ये 18 है। अब 40 और 18 दूर दूर है। 50% अगर ह्यूमिडिटी है तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो अब 40 और 25 नजदीक आ गए। ठीक है, फिर 80% जब ह्यूमिडिटी आई तो ये 30 हो गया, ये और नजदीक आ गया। तो इस तरीके से जितना भी आपका हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगा, तो आपका ये ड्यू पॉइंट स्प्रेड जो है उसके बीच में डिफरेंस को कम करता चला जाएगा। फ्रोस्ट इज लाइकली इफ द एयर इज कूल टू इट्स ड्यू पॉइंट, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हम इन सभी ऑप्शन को समझ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ड्यू पॉइंट पे ह्यूमिडिटी पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक अलग से छोटा सा वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, उससे शायद आपको और मदद मिले। तो ये बेसिकली जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो सही आंसर है हमारे क्वेश्चन का, और बाकी 3 ऑप्शन जो है आपके वो क्या बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेसिकली, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली जो आपको चीज चाहिए वो चाहिए, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसका मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारे पास में एक बायोमास है जिसका केमिकल फॉर्मूला जो है C5H7NO2 है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 यूनिट ऑफ बायोमास। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, आपका जो बायोमास है इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, C5H7NO2। इसको ऑक्सीडाइज कराया ऑक्सीजन की हेल्प से। प्रोडक्ट क्या बने, प्रोडक्ट बनेंगे आपके इसमें अमोनिया बनेगा, CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और वाटर भी बनेगा ही बनेगा। तो बेसिकली CO2 और वाटर बनते हैं मेन। बाकी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो आपको सबसे पहले इसका बायोमास पता होना चाहिए, सॉरी इसका मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास में 113। फिर कितनी ऑक्सीजन जो है लगेंगी, इसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम इनको बैलेंस कर देते हैं। यस, तो आप सभी को बैलेंस करना आता होगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। अब कितने ऑक्सीजन लगे, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन लगे, ये हमने देख लिया कि 5 मोल लगे, और उनका हमने मास देख लिया। अब सिंपली जो है जितना भी आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ डिवाइड बाई इसका कंपाउंड का मास, और आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ होंगे। कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन आते हैं। हमने अभी तक आपको 2 टेस्ट दिए हैं, आप लोगों ने देख लिया। सेकंड टेस्ट जो है हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स हमने पहले बनाए थे पिछली बार, जो बेसिकली बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ हुए थे। अभी भी जो है अगर किसी बच्चे ने अच्छी तैयारी नहीं की है तो एटलीस्ट वो सारे लेक्चर उसको देखने चाहिए। आपका कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, जियो, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कुछ और अच्छी वीडियोस लेके आने की।